चलिए तो आज की क्लास में बात करते हैं हम सीमन कलेक्शन और क्रायोकेन जंग। सर जी यानी नमस्ते। पिछली क्लास में। नमस्कार नमस्कार। आगे सभी। आगे साहब। और कोई रह रहा है उससे बोल दीजिए, कोई जो रह गया है। प्रेजेंट ले लो। आओ प्रेजेंट। चलिए साहब ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था और मादा जनन तंत्र से संबंधित जो भी व्याधियां थी, ठीक है, जो गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर थे उनके बारे में हम बात कर चुके थे। तो अब हम जो बात करेंगे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित बातें करेंगे, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं किससे? सीमन कलेक्शन से। ठीक है। तो क्या सीमन कलेक्शन की विधियां क्या है, किस तरह से करते हैं, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। ओ, देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीमन कलेक्शन की विधियां कौन कौन सी हैं। ठीक है। जो नर जानवर है, जो सांड है, हम मुख्यतः जो बात करेंगे वो सांड को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे यहाँ। तो जो नर है उससे सीमन कलेक्शन किस तरह से किया जाता है और उसकी कौन कौन सी विधियां होती है। तो सबसे पहले कि जो सांड है उससे सीमन संकलन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है। सामान्यतः हम क्या कराते हैं कि जो प्राकृतिक समागम है वो कराते हैं। ठीक है। जब गाय भैंस मध्यकाल में आती है तो उस समय हम क्या कराते हैं, जो नर है उसके साथ प्राकृतिक समागम कराते हैं। ठीक है। तो यदि अच्छी गुणवत्ता का सांड है, देखिए, कि भाई हम प्राकृतिक समागम के द्वारा भी तो जो गाय भैंस है उसको क्रॉस करा सकते हैं। तो हमें सीमन संकलन की आवश्यकता ही क्या है? तो सीमन संकलन की आवश्यकता इसलिए है कि जो अच्छी गुणवत्ता का सांड है, ठीक है, अच्छी गुणवत्ता के सांड का अधिकतम उपयोग हम कर सकें। ठीक है। एक तो ये उद्देश्य है इसका। और दूसरा ये है कि यदि अच्छी गुणवत्ता का सांड है तो उसकी मृत्यु के बाद भी, यानी उसका हम वीर्य संकलन करेंगे और उसको क्या करेंगे, हम प्रिजर्व करेंगे। ठीक है। सुरक्षित रखेंगे किसमें? क्रायोकेन जार में या लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर उसको क्या करते हैं, हम सुरक्षित रखते हैं। तो जो अच्छी गुणवत्ता का सांड है उसकी मृत्यु के बाद भी हम उसका उपयोग कर सकें। ठीक है। और क्योंकि अच्छी गुणवत्ता का सांड है, अच्छी गुणवत्ता से मतलब है कि उसके माँ बाप अच्छे रहे हैं। यानी उसके माँ बाप, जो माँ है वो कैसी है, अच्छी दूध देने वाली है। तो उससे जो संतानें पैदा होंगी वो कैसी होंगी, फीमेल संतानें अच्छी दूध देने वाली पैदा होंगी। ठीक है। तो इसलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं, अच्छी गुणवत्ता का सांड। तो उसकी मृत्यु के बाद भी हम उसका उपयोग कर सकें। दूसरा कि अच्छी गुणवत्ता के अधिक से अधिक पशु हम पैदा कर सकें। अच्छी गुणवत्ता के पशु अधिक से अधिक पैदा कर सकें। कैसे कर सकें? क्योंकि एआई के द्वारा। ठीक है। क्योंकि जो हम सीमन संकलन कर रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, उसका तनुकरण करते हैं। ठीक है। और वहां पर क्या बनाई जाती हैं, जो तनुकृत करके उसकी सीमन स्ट्रो बनाई जाती है। तो जो सांड एक बार में, यानी प्राकृतिक समागम द्वारा एक बार में केवल एक मादा को ही गर्भित करता है। ठीक है। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि यदि हमने वीर्य संकलन कर लिया तो उसके वीर्य को, ठीक है, हम क्या करते हैं, तनुकरण करते हैं उसका। तनुकरण से मतलब है कि डाइल्यूटर्स वहां पर मिलाते हैं, तनुकारक मिलाते हैं। तो वही सीमन
जो एक बार में ले रहे हैं हम, उसी से हम काफी सारी संख्या में, है ना, कि लगभग जो भी है एक उनकी कंसंट्रेशन होती है उसके हिसाब से संख्या में हम 200 400 जो भी है, अधिक से अधिक संख्या में हम क्या कर सकते हैं, मादाओं को गर्भित कर सकते हैं। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि जो हम सीमन ले रहे हैं जिस पशु से, उसमें स्पर्म कंसंट्रेशन कितनी है, उससे मिलने वाला वॉल्यूम कितना है। ठीक है। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक पशुओं को हम क्या कर सकते हैं, निषेचित कर सकते हैं, गर्भित कर सकते हैं। तो ये दोष है किसका, वीर्य संकलन का। अब बात करते हैं कि जो विधियां हैं, ठीक है, मेथड है, वो कौन कौन सी। तो पहला क्या है, तो प्राकृतिक संभोग के समय वेजाइना के दौरान। ये क्या है कि सामान्यतः क्या है कि जैसे ही जो नर पशु है, ठीक है, तो प्राकृतिक समागम हुआ फीमेल के साथ, ठीक, तो जैसे ही सांड उतरा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो फीमेल है उसकी वेजाइना से जो सीमन है उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो ये तो हो गया प्राकृतिक संभोग के समय वेजाइना के द्वारा। हम इसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं, कि या तो उसको सीधा निकाल लिया या फिर चम्मच के द्वारा, यानी स्पून मेथड भी बोल सकते हैं इसको, चम्मच द्वारा। ठीक है, प्राकृतिक समागम के तुरंत बाद जैसे ही सांड उतरा, तो उसके बाद तुरंत बाद हम क्या करेंगे, चम्मच द्वारा क्या करेंगे कि जो सीमन है वीर्य को एकत्रित कर लेते हैं। या फिर दूसरा बोल देते हैं स्पंज द्वारा। ये क्या होता है, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये करते हैं कि जो फीमेल है उसकी वेजाइना में एक छोटा सा स्पंज का टुकड़ा वहां पर रख दिया जाता है प्राकृतिक समागम से पहले। ठीक है। तो प्राकृतिक समागम हुआ, अब जो सीमन वो वेजाइना में छोड़ा गया, जो वीर्य वेजाइना में छोड़ा गया, वो इस स्पंज के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है। और जितना होता है वहां पर हम इसे बाहर निकाल करके एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया एक तरह से बहुत काफी पुराना मेथड है ये दोनों। ठीक। तो एक तो कौन से मेथड हो गए, प्राकृतिक संभोग के समय वेजाइना से वीर्य को एकत्रित किया जाता है। दूसरा है रेक्टल पल्पेशन द्वारा। ये क्या होता है, जिस तरह से फीमेल में हम क्या करते हैं, पीडी करते हैं, ठीक है, या गर्भ परीक्षण करते हैं, तो उसी प्रकार से, क्योंकि वहां पर हम क्या करते थे, पीडी के समय या गर्भ परीक्षण के समय, कि जो मादा जननांग हैं हम उनका परीक्षण कर रहे थे, सर्विक्स को पकड़ रहे थे, उसके हॉर्न्स को देख रहे थे। ठीक है। और इसके अलावा वहां पर हम ओवरी को महसूस कर रहे थे। तो वो सब चीजें हम कर रहे थे किसमें, पीडी के समय। तो उसी प्रकार से मेल में भी हम जो नर जनन तंत्र के भाग हैं, ठीक है, मेनली क्या हो गया यहाँ पर, शुक्राशय हो गया, ठीक है, और जो बल्बोयूरेथ्रल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स हो गई। तो शुक्राशय और इनको क्या करते हैं हम, पल्पेट करते हैं, बार बार उनकी क्या करते हैं, एक तरह से मसाज करते हैं। ठीक है। इसी को क्या बोल सकते हैं हम, मसाज मेथड। उससे क्या होगा कि जो रेक्टल पल्पेशन द्वारा जो मेल है उसके जननांग इरेक्ट होंगे, ठीक है, या उसके द्वारा जो उत्तेजित होगा सांड, और उसके बाद सीमन क्या होगा, स्खलन होगा। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, रेक्टल पल्पेशन में, रेक्टल पल्पेशन, रेक्टल, हाँ जी, रेक्टल पल्पेशन क्या करते हैं, गुदा मार्ग द्वारा हाथ से जननांगों, नर की जननांगों, ठीक है, और इसमें मुख्य से क्या, शुक्राशय,
वल्गो यूरिथ्रा। ठीक है, ये जो ग्रंथियां हैं इनको क्या करते हैं हम, जननांगों की मसाज करते हैं, या क्या कर सकते हैं, पल्पेट कर सकते हैं, पल्पेट करते हैं। अब इससे क्या होगा, पल्पेट करने से नर उत्तेजित होता है, और उत्तेजित होता है तो क्या होता है, वीर्य स्खलन होता है। और इसी को हम क्या करते हैं, संग्रह कर लेते हैं। इसी का हम क्या कर लेते हैं, संग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया, रेक्टल पल्पेशन मेथड होता है कि गुदा मार्ग के द्वारा हाथ दे करके हम जननांगों को पल्पेट करते हैं, मसाज करते हैं। ठीक है, उससे नर उत्तेजित होता है और वीर्य स्खलन हो जाता है, उसी को हम क्या कर लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अगला है इलेक्ट्रो इजैकुलेशन मेथड। ये क्या होता है, इसमें एक विशेष प्रकार का इलेक्ट्रोड प्रोब होता है। ठीक है, एक छोटा बेलनाकार संरचना होती है। ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं, एसी करंट प्रवाहित करते हैं, अल्टरनेट करंट प्रवाहित करते हैं। और जो करंट प्रवाहित किया जाता है वह शुरुआत में कम वोल्टेज का होता है। यानी एसी करंट में क्या होता है, हम जीरो से शुरुआत करते हैं और 5 वोल्ट तक लेकर के जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम शुरुआत में जीरो से 5 वोल्ट तक का करंट प्रोवाइड करते हैं। अब फिर क्या, जो 5 वोल्ट तक पहुंचा दिया है, उस 5 वोल्ट से क्या होगा, वापस हम उसको घटाते घटाते कहां तक लेकर के आते हैं, 0 वोल्ट तक लेकर के आते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो करंट है उसकी मात्रा बढ़ाई जाती है, उसका वोल्ट बढ़ाया जाता है। इसी को हम 10 से लेकर के 15 वोल्ट तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, और फिर 15 से लेकर के वापस कहां पर लेकर आते हैं, जीरो पर लेकर के आते हैं। और फिर इसी प्रक्रिया को, यानी 0 से 15 वोल्ट तक ले जाने की और वापस जीरो तक लाने की, एक तरह से झटके शॉक दिए जाते हैं। तो 2 से 3 बार जो 0 से 10 वोल्ट या 15 वोल्ट तक के जो झटके दिए जाते हैं, उस दौरान सांड के जो क्या होता है, सांड उत्तेजित होता है। जिस तरह से मसाज मेथड में या रेक्टल पल्पेशन मेथड में सांड उत्तेजित हो रहा था, उसी प्रकार से इस विधि को अपनाने से, ठीक है, क्या होता है, सांड उत्तेजित होता है। और वही प्रक्रिया होती है कि सांड का वीर्य स्खलन हो जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, संग्रहित कर लेते हैं। जो ये इलेक्ट्रोड प्रोब होता है, इसको कहाँ रखा जाता है, इसको गोदाम में लगाया डाला जाता है। इस पर लुब्रिकेंट वगैरह लगा करके गोदाम में प्रवेश कराया जाता है, और फिर उसमें जो करंट है वो प्रवाहित किया जाता है। और वही करंट इन जननांगों को क्या करता है, उत्तेजित करता है। कैसे, इलेक्ट्रो इजेकुलेशन। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड प्रोब है। इलेक्ट्रोड, या इन्हीं को क्या बोल देते हैं, प्रोब बोल देते हैं। तो इन पर लुब्रिकेंट लगाकर, ठीक है, जो मेल है उसके गुदा मार्ग में प्रवेश करा दिया जाता है। ठीक है, और फिर जो ये मशीन है, इसके द्वारा जो एसी करंट है, ठीक है, या जो विद्युत धारा है, उसको नियंत्रित किया जाता है। और किस तरह से किया जाता है, कि शुरुआत में 0 से 5 वोल्ट तक का करंट प्रवाहित करते हैं। ठीक है, और उसके बाद 0 से 15, फिर 15 से 0 वोल्ट का करंट हम प्रवाहित करते हैं। तो इस प्रकार के 2 से 3 झटके देने पर, ठीक है, 0 से 15 या 10 वोल्ट तक के जो झटके हम दे रहे हैं, उनको देने पर सांड उत्तेजित होकर क्या कर देता है, वीर्य स्खलित कर देता है। ठीक है, सिंपल सा है। मेन चीज इलेक्ट्रोजेकुलेशन, यानी हम इलेक्ट्रोड या प्रोब का उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं। इसको लुब्रिकेंट लगा करके कहाँ प्रवेश कराते हैं, गोदाम में या रेक्टम में डाल दिया जाता है। उसके बाद इसमें हम एसी करंट कम तीव्रता का प्रवाहित करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर इसकी जो तीव्रता है वो बढ़ा दी जाती है। और कितनी कर दी जाती है, 0 से
10 या 15 वोल्ट तक कर दी जाती है, जिससे सांड उत्तेजित होकर वीर्य का स्खलन कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना अगला मेथड, कौन सा? इलेक्ट्रो इजेकुलेशन मेथड। अब देखिए, अगली विधि है कंडोम विधि। ठीक है, तो जो ये कंडोम विधि है, मुख्य रूप से घोड़े में उपयोग में ली जाती है। कंडोम विधि, घोड़े में। ठीक है, क्या करते हैं इसमें कि जो घोड़े के लिंग पर, यानी घोड़े को उत्तेजित होने के बाद घोड़े के लिंग पर कंडोम चढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर यह ध्यान रखा जाता है कि जो कंडोम है उसकी लेंथ प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, और उसको चढ़ाने के बाद जैसे ही घोड़ा क्या करता है, प्राकृतिक समागम करता है, और प्राकृतिक समागम के बाद जो वीर्य स्खलन होता है, वह कंडोम में एकत्रित हो जाता है। कंडोम में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी विधि हो गई? कंडोम विधि हो गई। तो यहाँ पर मेन चीज, कंडोम की लेंथ का ध्यान रखा जाता है, प्रॉपर तरीके से चढ़ाया जाए, आगे स्पेस छोड़ा जाए जिससे कि जो सीमन है वो वहां पर एकत्रित हो सके। ठीक, अब देखिए, नेक्स्ट है कृत्रिम योनि विधि, आर्टिफिशियल वेजाइना मेथड। तो ये सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला मेथड है, एआई मेथड। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं डिटेल। सबसे पहले बात करते हैं कि जो एआई है, कृत्रिम योनि है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं जिनसे मिलकर के ये बनती है। तो कृत्रिम योनि को बनाने में मुख्य रूप से ये 5 चीजें शामिल होती हैं, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि निम्न में से कौन सा भाग कृत्रिम योनि का नहीं है, या बोल दे आपसे निम्न में से कौन सा भाग कृत्रिम योनि से संबंधित होता है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है रबर सिलेंडर, उसके बाद इनर लैटेक्स लाइनर, लैटेक्स रबर कॉन, सीमन कलेक्शन ट्यूब, और रबर इंसुलेटिंग। ठीक है, अब देखो होते क्या हैं, कैसे होते हैं ये ये जो संरचनाएं हैं इनमें, ये कौन सी है? रबर सिलेंडर, जो कि हार्ड रबर का बना हुआ होता है। ठीक है, ये तो क्या हो गया? रबर सिलेंडर हो गया। और ये क्या है? इनर लेटेक्स लाइनर, इनर लेटेक्स लाइनर। जो इनर लेटेक्स लाइनर है, यह किसके अंदर डाला जाता है? इस रबर सिलेंडर के अंदर डाला जाता है। और बचा हुआ भाग, ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा होती है रबर सिलेंडर से, तो इसके अंदर इसको प्रवेश करा देते हैं, और इनके दो दोनों सिरे को वापस पलट करके इसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। ये इसका वाल्व होता है। ठीक है, क्या काम है, कैसे, आगे बात करेंगे। तो ये तो हो गया रबर सिलेंडर, जो कैसा रहता है? हार्ड रहता है। और ये हो गए इनर लेटेक्स लाइनर। लेटेक्स एक तरह की रबड़ ही है, लेकिन ये कैसी होती है? काफी सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। इस लेटेक्स लाइनर को कहाँ डाला जाता है? रबर सिलेंडर के अंदर डाला जाता है, और बचे हुए जो लंबाई में बाहर निकल रहा है उस भाग को वापस इस रबर सिलेंडर के किनारों पर दोनों तरफ से चढ़ा दिया जाता है। ठीक? और ये जो शंकु आकार का है, ये क्या है? लेटेक्स फोन। इसको क्या बोल देते हैं हम? लेटेक्स फोन। फोन यानी
कौन की शेप में होता है, शंकु आकार का होता है, क्योंकि शुरुआत का सिरा इसका बड़ा है और ये सिरा इसका जो ओपनिंग है ये छोटी होती है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, कौन। लेटेक्स, क्योंकि लेटेक्स रबर का बना हुआ है। इसको हम इस रबर सिलेंडर के एक सिरे पर चढ़ा देते हैं, जो वाल्व है उधर की तरफ के सिरे पर इसे चढ़ा दिया जाता है। और जो ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, वैसी होती है इस तरह की। इसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रेजुएटेड सीमन कलेक्शन ट्यूब, ठीक है। यानी इस पर क्या होते हैं, ये नंबरिंग होती है, क्योंकि इसमें किसको कलेक्ट किया जाता है, सीमन को, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, सीमन कलेक्शन ट्यूब, सीमन संकलन ट्यूब, सीमन कलेक्शन ट्यूब, ठीक है। क्योंकि सीमन कलेक्शन के बाद लास्ट में जो सीमन आता है वो कहाँ एकत्रित होता है, इसी ट्यूब के अंदर एकत्रित होता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये होता कैसा है, इस तरह से ये पूरी संरचना इस तरह से कंप्लीट होती है। सबसे पहले ये क्या हो गया अपना, रबर सिलेंडर हो गया। अंदर से हमने किसको चढ़ाया, इनर लेटेक्स लाइनर को। और जो एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा था ना, वो कहाँ चढ़ा दिया हमने, इसके सिरों पर चढ़ा दिया। जो रबर सिलेंडर था, ठीक है, उसके दोनों सिरों पर हमने चढ़ा दिया। और जो नोजल या बाल्व वाला सिरा था, उस पर हमने लेटेक्स कोन को चढ़ा दिया, ठीक है। और इसके जो लेटेक्स कोन है, इसके छोटे सिरे पर हमने किसको लगा दिया, जो सीमन संकलन ट्यूब, ग्रेजुएटेड सीमन कलेक्शन ट्यूब जो है, उसको हमने लगा दी। और ये क्या है, इसका इंसुलेटिंग बैग है, इंसुलेटिंग बैग है ये। इंसुलेटिंग बैग का काम क्या है कि ये टेम्परेचर शॉक से बचाता है, ठीक है। इस पूरे को हम क्या करते हैं, इसके अंदर डाल करके रखते हैं, जिससे कि सीमन कलेक्शन के समय जो सीमन आ रहा है, उस पर जो बाह्य वातावरण का ताप है या जो बाह्य वातावरण की परिस्थितियां हैं, वो इसको प्रभावित ना कर सके, जिससे सीमन में जो शुक्राणु हैं उनकी जो डेथ है या उनको जो होने वाला नुकसान है वो कम से कम हो सके। वो किसका काम है, इंसुलेटिंग बैग का काम होता है, ठीक है। तो देखो वही चीज यहाँ पर है, क्या किया हमने, ये रबर सिलेंडर है, रबर सिलेंडर पर हमने किसको चढ़ाया, इनर लेटेक्स लाइनर को चढ़ाया, ठीक है। और इसके एक सिरे पर हमने किसको लगा दिया, कोन को लगा दिया, लेटेक्स कोन को। और फिर इसके छोटे सिरे पर हमने किसको चढ़ा दिया, जो ग्रेजुएटेड सीमन कलेक्शन ट्यूब है उसको हमने लगा दिया, ठीक है। अब देख, ये हम बात कर चुके हैं, ये रबर सिलेंडर हो गया, इनर लेटेक्स लाइनर हो गया, ठीक, ये लेटेक्स कोन हो गया, और ये सीमन कलेक्शन ट्यूब हो गई। इन सभी को वैसे जोड़ करके बनाया जाता है। इनर लेटेक्स लाइनर को रबर सिलेंडर के ऊपर चढ़ा करके एक्स्ट्रा सिरों को रबर सिलेंडर के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। और कई बार ऐसा करते हैं हम कि जो इनर लेटेक्स लाइनर है ना, क्योंकि ये ऊपर आएगा तो ये मजबूती के साथ इसके ऊपर चढ़े रहें, तो इसको रोकने के लिए, इनर लेटेक्स लाइनर को रोकने के लिए रबड़ के छल्ले चढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है, कि जिससे ऐसा नहीं हो कि ये सिरा उतर करके वापस बाहर निकल जाए। तो यहां पर कई बार क्या करते हैं हम, रबड़ के छल्ले चढ़ा देते हैं, ठीक है। और जो नोजल वाला सिरा है, वाल वाला सिरा है, उधर की तरफ के सिरे पर हम किसको लगाते हैं, जो लेटेक्स कोन है उसको लगाते हैं। और जो लेटेक्स कोन का छोटा वाला हिस्सा है, छोटे मुंह वाला सिरा है, वहां पर हम किसे लगाते हैं, सीमन कलेक्शन ट्यूब को लगा देते हैं, सीमन कलेक्शन ट्यूब को, ठीक। तो इस तरह से अपनी क्या तैयार होती है, ये आर्टिफिशियल वेजाइना तैयार होती है, ठीक। अब देखिए, अब ये तो हमने बना ली, अब लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से, यानी जो सीमन संकलन है, हमें सांड से सीमन प्राप्त करना है, ठीक है। तो सीमन प्राप्त करने से पहले इसमें और हमें क्या क्या चीज की तैयारी करनी पड़ेगी। ये तो एक तरीका हो गया कि असेंबल करने का, कि जोड़ेंगे किसे, ठीक है। तो अब इसको तैयार किस तरह से करेंगे, देखिए। सबसे पहले यहां पर जो रबर सिलेंडर है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, लेटेक्स लाइनर। तो इस तरह से माने
कि ये वाला सिरा, चलो डायग्राम से ही समझते हैं इसको अलग से दूसरे से। देखिए ये वाला भाग तो हो गया अपना रबर सिलेंडर का। ठीक है। अब इसके अंदर हमने डाला क्या, लेटेक्स लाइनर डाला इसके अंदर। तो ये अपना क्या हो गया, लेटेक्स लाइनर हो गया। ठीक है। और इधर के सिरे पर अपना क्या लगा हुआ है, नोजल या वाल्व लगा हुआ है। ठीक है। और वापस हमने क्या कर दिया, इस लेटेक्स लाइनर के जो एक्स्ट्रा पार्ट था हमने वापस क्या किया, इसको बाहर इस तरह से इसी के ऊपर चढ़ा दिया। ठीक है। इसके ऊपर हमने यहाँ पर इसको चढ़ा दिया। इसी तरह से इधर की तरफ से भी जो भाग एक्स्ट्रा निकला उसको हमने यहाँ पर चढ़ा दिया। ठीक। अब देखिए, अब बीच में क्या बन गया, ये स्पेस रह गया। ठीक है। भाई कोई भी खोखली चीज है उसके अंदर हमने लेटेक्स लाइनर लगा दिया अंदर। ठीक है। और वापस चढ़ा दिए। तो अब ये तो किसकी दीवार हो गई, उसकी हो गई रबर सिलेंडर की। और ये किसकी है, लेटेक्स लाइनर की। दोनों के बीच में स्पेस है। और यहाँ पर ये क्या है, नोजल है। इस नोजल के द्वारा हम इसके अंदर पानी को प्रवेश कराते हैं। क्या डालते हैं हम इसमें, पानी को प्रवेश कराते हैं। तो पानी क्या करेगा, जो जो हम पानी भर के जाएंगे तो ये इस इनर लेटेक्स लाइनर पर क्या करेगा, प्रेशर डालेगा। ठीक है। तो ये पास पास आ जाएंगी इसकी लेयर, और इसमें पानी भर जाएगा। पानी भरने से क्या हो जाएगा, दबाव बन जाएगा और वो बाहर की तरफ निकलना शुरू करेगा, लेकिन निकलेगा नहीं। और यहाँ पर क्या है कि जो लेटेक्स लाइनर है वो इस तरह से आ जाएगा, उभार के रूप में आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से माने आप, तो मान लो कि ये क्या है, इसका मुंह है और इसमें अंदर हमने क्या लगा रखा है, ये लेटेक्स लाइनर है। ठीक है। जब इस पर पानी भरेंगे हम इसके चारों तरफ तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से बिल्कुल पास पास आ जाएंगे और ऊपर से फुलाव आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक। तो ये बात हो गई। अब जो यहाँ पर से पानी भरते हैं इस नोजल के द्वारा, इस नोजल से, और यहाँ पर हमने क्या भरा है इसके अंदर, गर्म पानी। क्या भरते हैं इसमें, गर्म पानी भरते हैं। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसका जो टेम्परेचर है वो कितना रखना चाहिए। तो जो गर्म पानी है इसका टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए, और 42 डिग्री सेल्सियस से ये अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि 39 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान यहाँ पर इस आर्टिफिशियल वेजाइना के अंदर पानी हमें रखना चाहिए। ठीक है। क्योंकि यह टेम्परेचर, तो जब हम सीमन कलेक्शन करेंगे तो अगर हमने ज्यादा टेम्परेचर कर दिया, क्योंकि इसी के अंदर तो जो सीमन कलेक्शन के समय हम क्या करेंगे कि जो सांड से सीमन को प्राप्त करने के लिए सांड का जो पेनिस है या जो लिंग है उसको इसी के अंदर प्रवेश कराएंगे। तो यही टेम्परेचर किसको मिलेगा, पानी वाला सांड के लिए मिलेगा। तो अगर ज्यादा टेम्परेचर हम रख देंगे तो क्या होगा कि सांड का जो पेनिस है वो जल जाएगा। ठीक है। और उसके जलने की वजह से सांड क्या होगा कि थोड़ा सा भयभीत हो जाएगा, और हो सकता है सीमन कलेक्शन वो नहीं, मतलब जो वीर्य स्खलन है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो वीर्य स्खलन क्या होगा, प्रभावित होगा यदि हम ज्यादा टेम्परेचर रख देंगे तो। और यदि इसको कम रख देंगे तो जो सांड है वह उत्तेजित नहीं हो पाएगा सही तरीके से। और सही तरीके से उत्तेजित नहीं होगा होगा तो सीमन संकलन हम नहीं कर पाएंगे, सीमन स्खलन वहां पर वीर्य स्खलन नहीं हो पाएगा। और ठंडा महसूस होने की वजह से जो सांड है वह यूरिनेशन कर देगा, यानी सीमन इजैकुलेशन तो होगा नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, पेशाब कर देगा। अब जब यहाँ पर हम टेम्परेचर डाउन कर देंगे तो, इसलिए आर्टिफिशियल वेजाइना में टेम्परेचर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होती है। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ जो क्या करते हैं, पानी भर रहे हैं, वो हमें टेम्परेचर का बड़ा खास ख्याल रखना पड़ता है। ठीक। तो इसके लिए ये चीज हो गई अपनी गर्म पानी की। ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि टेम्परेचर कम होने पर, ताप कम होने पर क्या होगा, यूरिनेशन हो सकता है। ठीक है। क्या कर देगा, यूरिनेशन।
और अधिक होने पर, ताप अधिक होने पर क्या होगा? ताप अधिक होने पर वीर्य स्खलन नहीं होगा। वीर्य स्खलन नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए, तो हमने रबर सिलेंडर और लेटेक्स लाइनर के बीच में क्या भर दिया? पानी भर दिया, जिसका टेम्परेचर हमने रखा 39 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करेंगे? तो दो पार्ट हो गए अपना। ठीक है, रबर सिलेंडर आ गया और लेटेक्स लाइनर आ गया। बचा अपना तीसरा, कौन सा? लेटेक्स कौन। तो अब क्या करते हैं हम? इस लेटेक्स कौन को यहां पर चढ़ाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? लेटेक्स कौन। इधर की तरफ चढ़ाते हैं, नोजल वाले भाग की तरफ चढ़ाते हैं। ठीक है, जो अपना रबर सिलेंडर है, उसमें जिधर की तरफ नोजल होती है ना, उधर की तरफ हम इस लेटेक्स कौन को चढ़ाते हैं। लेटेक्स कौन। ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? रबर सिलेंडर पर, रबर सिलेंडर पर वाल्व वाले भाग की ओर चढ़ाते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई लेटेक्स कौन को। अब चौथा पार्ट, अब आ जाएगी अपनी सीमन कलेक्शन ट्यूब, सीमन संकलन ट्यूब। ठीक है, जिस पर क्या रहता है? अंक अंकित होते हैं। सीमन संकलन ट्यूब, इसमें अंकित लगा देते हैं आगे। ठीक है, अंकित। और अंकित को क्या बोलते हैं हम? ग्रेजुएटेड। ठीक है, ग्रेजुएटेड सीमन कलेक्शन ट्यूब। ठीक है, तो यहां पर क्या, ये क्या हुआ? अपनी पूरी कंप्लीट आर्टिफिशियल वेजाइना हो गई। और इस सब को जो पैक रखते हैं, इसका जो कवर होता है पूरा, उसको क्या बोल देते हैं हम? इंसुलेटिंग बैग बोल देते हैं। अब करते क्या है, किस तरह से सीमन कलेक्शन करते हैं? कि सबसे पहले जो सांड है, जो जिस सांड को हम किसके उपयोग में ले रहे हैं? सीमन संकलन के काम में ले रहे हैं। ठीक है, उसको डमी के पास ले जाते हैं। डमी यानी जो जिस पर उसको चढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, ऐसी गाय जिसको हम वास्तविक रूप से गर्भित नहीं करा रहे हैं, केवल सांड को उत्तेजित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उसका उपयोग कर रहे हैं, चढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? सांड को हम उसके पास लेकर के जाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि सीमन संकलन करते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। देखो, जो सांड है, सीमन संकलन, जो सीमन संकलन किया जाता है, वह सुबह के समय किया जाता है। कौन सा समय उपयुक्त होता है? सुबह का समय। अगर हम बात करें सर्दियों में, तो सर्दियों में तो हम बोल सकते हैं कि 6 से 8 बजे तक का समय भी ठीक रहता है। लेकिन गर्मियों में तो भाई 4 से 6 बजे तक का समय ही उपयुक्त रहता है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि सुबह ही सुबह जो जानवर है क्या रहता है? एक तो वो खाली पेट रहता है। ठीक है, दूसरा कि जो वातावरणीय व्यवधान है, वातावरणीय व्यवधान या जो डिस्टरबेंस है,
ठीक है, वो क्या रहता है, कम रहता है। उससे जो सांड है उसका जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, सीमन इजैकुलेशन के प्रति, वो अच्छा रहता है। ठीक है, हम जानवर से एक बार में ही, ठीक है, और जल्दी सीमन कलेक्शन कर पाते हैं। नहीं तो क्या है कि सांड को उत्तेजित करने के लिए ज्यादा समय लगता है। तो इसलिए सुबह का समय उपयुक्त रहता है, क्योंकि जानवर खाली पेट रहता है, वातावरणीय जो डिस्टरबेंस हैं वो कम रहते हैं। ठीक, पहली चीज तो हो गई ये। दूसरा, कि जानवर को, जो सांड है, उसको कहाँ लेकर के जाया जाता है, सांड को डमी के पास लाते हैं। ठीक है, और जैसे ही सांड डमी के ऊपर चढ़ता है, यानी उत्तेजित होकर के क्या करता है, डमी के ऊपर चढ़ता है, तो उसी समय हम उसको क्या करते हैं, उतार देते हैं, यानी चढ़ने नहीं देते। ऐसा क्यों, जिससे कि सांड अच्छी तरह से और उत्तेजित हो सके। तो सांड को अधिक उत्तेजित करने के लिए हम जानवर को क्या बोलते हैं, फॉल्स माउंट देते हैं, फॉल्स माउंट करवाते हैं, फॉल्स माउंट करवाते हैं। यानी जानवर को डमी पर चढ़ने से पहले ही उतार दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, फॉल्स माउंट कहते हैं। तो ये बोल सकते हैं, डमी पर चढ़ने से पहले ही उतार देना। अब इस फॉल्स माउंट देने का उद्देश्य क्या है, क्या कार्य करेगा ये, सांड को अधिक उत्तेजित करना, सांड को अधिक उत्तेजित करना। अब इससे क्या फायदा होगा, सांड अधिक उत्तेजित होगा तो वीर्य या सीमन, इजैकुलेशन जल्दी वह अधिक मात्रा में होगा, अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, तो ये अपना उद्देश्य होता है कि जो हम नर को फॉल्स माउंट देते हैं, कि जैसे ही डमी के ऊपर चढ़ता है हम इसको उतार देते हैं। ठीक, जिससे कि जो सीमन इजैकुलेशन या वीर्य हमें जो मिल रहा है वो जल्दी मिल सके, उसमें ज्यादा समय ना लगे हमें सांड से सीमन लेने में, और ज्यादा मात्रा में हम ले सके। ठीक, अब करते कैसे हैं, सीमन संकलन के समय जो सीमन संकलन करने वाला व्यक्ति है उसको जो आर्टिफिशियल वेजाइना है उसको अपने दाहिने हाथ में पकड़ना चाहिए, यानी राइट हैंड में उसको पकड़ना चाहिए। और हमेशा जो डमी है या सांड है उसके दाहिनी ओर, यानी राइट साइड ही खड़ा होना चाहिए। ठीक है, और जैसे ही सांड ज्यादा उत्तेजित हो जाए और चढ़े, उसी समय उसके लिंग को या पेनिस को आर्टिफिशियल वेजाइना में प्रवेश करा देना चाहिए। ठीक है, और कोशिश ये रखनी चाहिए कि जो आर्टिफिशियल वेजाइना है वो जमीन के साथ, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो पेनिस है वो नीचे की तरफ 45 डिग्री एंगल में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो आसान रहेगा। तो जो सीमन संकलन करने वाला व्यक्ति है, सीमन संकलन करने वाले व्यक्ति को डमी के दाहिनी ओर, ये इंपॉर्टेंट है ना, कौन सी तरफ खड़ा होना चाहिए, राइट साइड, ठीक है, और दाहिने हाथ में आर्टिफिशियल वेजाइना को पकड़कर खड़ा होना चाहिए।
ठीक है, ये बात हो गई। और जैसे ही सांड का पेनिस, लिंग, आर्टिफिशियल वेजाइना में प्रवेश करे, तो उसको तब तक वहां पर उसके अंदर लगा करके रखना चाहिए, या ये कहें कि जो उसके पेनिस है उसको तब तक उसके अंदर रखना चाहिए जब तक कि एक ट्रस के साथ, यानी एक बड़े झटके के साथ, जो सांड है वो पूरा अपना वीर्य स्खलित ना कर दे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो अंतिम जो थ्रस होता है, उसका जो झटका होता है, उससे क्या है कि जो उसका सीमन इजैकुलेशन होता है वो उसी समय ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, तो ये ध्यान वहां पर रखना चाहिए, कब? सीमन कलेक्शन करते समय। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी। तो इससे पहले आर्टिफिशियल वेजाइना को तैयार करना है हमें इस तरह से, टेम्परेचर का ध्यान रखना है, किस तरह से लेटेक्स इनर लाइनर को चढ़ाना है, किस तरह से लेटेक्स कोन को चढ़ाना है, किस तरह से हमें सीमन संकलन नलिका को लगाना है। ठीक है, ये बात सब हो गई अपनी। और उसके बाद जो सीमन कलेक्शन करते समय किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और जैसे ही हम यहाँ पर सीमन कलेक्शन कर लें, सीमन कलेक्शन के बाद जो आर्टिफिशियल वेजाइना को सीधा रखना चाहिए, यानी वर्टिकल बिल्कुल सीधा कर देना चाहिए, खड़ा कर देना चाहिए। ठीक है, सीधा या कैसा, वर्टिकल रखना चाहिए। क्यों? पूरा सीमन, जिससे क्या होगा, पूरा वीर्य ट्यूब में आ सके, ट्यूब में आ सके। और इसके बाद सीधा से काम पहुंचा देना चाहिए, लैब में पहुंचा देना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उसे लैब में पहुंचा देना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें करनी चाहिए हमें किस समय, सीमन कलेक्शन करते। अब देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट हैं। और देखो, पालतू पशुओं में वीर्य संकलन का ये क्या है, सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा काम में लिए जाने वाला तरीका है। वीर्य संकलन कब करना चाहिए? जल्दी सुबह कर लेना चाहिए, और ये सप्ताह में 2 से 3 बार हम कर सकते हैं। ठीक है, 2 बार ज्यादा बेटर है, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी के सांड है वहां पर हम 3 बार कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो वहां पर हमें स्पर्म कंसंट्रेशन नहीं मिलेगी, जो वीर्य की गुणवत्ता है वो हमें नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो मेल है, जो सांड है, उसको रेस्ट देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, जो वीर्य संकलन करते समय व्यक्ति को डमी के कौन सी साइड में, दाहिनी साइड में खड़ा होना चाहिए, और दाहिने हाथ में आर्टिफिशियल वेजाइना को पकड़कर रखना चाहिए। और वीर्य संकलन के बाद एबी को कैसा, वर्टिकल अवस्था में रख देना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके उसे लैब में भेज देना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, अब जो सीमन कलेक्शन हम कर रहे हैं, उस सांड में क्या क्या विशेषताएं हैं, या किस तरह से हमें उसकी देखरेख करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी उम्र में करना चाहिए। ठीक है, तो वो चीजें, तो जिस सांड से हमें वीर्य संकलन करना है, ऐसा तो है नहीं कि हमने किसी भी सांड को पकड़ लिया, ठीक है, वो मन में आया तब उसको हमने डमी पे चढ़ाया और उससे हम वीर्य संकलन कर देंगे। ऐसा संभव नहीं। ठीक है, क्योंकि वहां पर इनके लिए, वीर्य संकलन के लिए जो सांड पाले जाते हैं, उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, उसी के बाद क्या होते हैं, वो उस चीज के आदी होते हैं। ठीक, तो उसके लिए क्या है कि जो अच्छी गुणवत्ता के सांड हैं, उनको 6 से 12 महीने की उम्र में क्या कर लिया जाता है, चयनित कर लिया जाता है। तो अब हमने चयनित तो कर लिया, लेकिन अभी भी क्या गारंटी है कि वो सही है या अच्छे हैं। ठीक है, कुछ सांडों में क्या होता है, कुछ जन्य बीमारियां होती हैं, यानी जो कुछ जूनोटिक डिजीज होती हैं उनके सीमन में हो सकती हैं, कि उनमें कुछ जो स्पर्म हैं वो डिफेक्टिव बन रहे हैं। ठीक, तो जो अंडे को निषेचित करने की क्षमता है वो नहीं है, तो उस चीज की, फर्टिलिटी की, या फिर जो जन्य बीमारियां हैं उनकी क्या की जाती है, उनका परीक्षण किया जाता है। तो वो कब किया जाता है? लगभग 12 महीने की उम्र पर जो सांड है उसकी जन्य बीमारियों का परीक्षण हम करते हैं। और वीर्य एकत्रित करने के लिए जो ट्रेनिंग देने का समय है, ये इंपॉर्टेंट है। कब दी जाती है? 18 महीने की उम्र पर
की जाती है। और वीर्य एकत्रण शुरू करने की उम्र यानी 18 महीने से 24 महीने तक हम क्या करते हैं, 6 महीने तक लगभग जानवर को ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से उससे हम सीमन एकत्रण करेंगे। और शुरू कब करते हैं हम, तो जानवर जो सांड है लगभग 24 महीने का हो जाता है तब। और सांड को नियंत्रित करने के लिए जो बुलनोज रिंग डाली जाती है या पहनाई जाती है, वो 8 से 12 महीने की उम्र पर पहनाई जाती है। ठीक है, तो एक डाटाबेस ये चीजें हैं कि सांड के जो वीर्य संकलन के लिए कब चयनित किया जाता है, 6 से 12 महीने पर किया जाता है। उसकी जो जन्य बीमारियां हैं उनका परीक्षण कब करते हैं हम, लगभग 12 महीने की उम्र पर करते हैं, यानी 1 साल की उम्र पर करते हैं। और ट्रेनिंग कब देते हैं सीमन संकलन के लिए, उसे हम देते हैं 18 महीने की उम्र पर। तो लगभग 6 महीने तक हम उसको क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेन करते हैं। और फिर जो सीमन कलेक्शन कब शुरू करते हैं, उससे 24 महीने की उम्र पर, यानी 2 साल की उम्र पर उससे सीमन कलेक्शन या सीमन प्राप्त करना शुरू हम करते हैं। और उसी सांड को जो हम बुलनोज रिंग पहनाते हैं, वो कब पहनाते हैं, 8 से 12 महीने की उम्र पर पहनाते हैं। ठीक, तो ये तो बात हो गई अपनी किससे संबंधित, सीमन कलेक्शन से संबंधित। अब जो सीमन कलेक्शन है, ठीक है, इसके बाद इस सीमन को स्टोरेज करने के लिए एक विशेष प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम बोलते हैं क्रायोकेन जार। तो क्रायोकेन जार क्या हैं, कैसे हैं, क्या उपयोग है इनका, तो इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो क्रायोकेन जार हैं ये बने किसके होते हैं, सबसे पहले ये या तो एल्युमिनियम के बने हुए होंगे या स्टेनलेस स्टील के, यानी अधिकांश तो ये एल्युमिनियम के ही बने होते हैं, लेकिन कई बार यहाँ पर किस चीज का उपयोग किया जाता है, स्टेनलेस स्टील का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये होते क्या हैं, इसकी जो संरचना होती है कैसी होती है, यानी एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर यहाँ पर उपस्थित होता है। तो संरचना के बारे में आगे बात करेंगे तब ये चीज क्लियर होगी कि कैसे होते हैं ये, दोहरे सिलेंडर के बने होते हैं, जो केवल और केवल कहां पर जुड़े रहते हैं, गर्दन वाले भाग पर ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, तो इस तरह से ये यहाँ पर होते हैं ये, है ना। तो ये कहाँ है, केवल गर्दन वाले भाग पर ये जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, केवल गर्दन वाले भाग पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इनका जो बीच का स्पेस है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वायु अनुपस्थित होती है, यानी निर्वात की स्थिति होती है, और इसको किसी दूसरे पदार्थ से फिल किया जाता है, यानी इसको खाली नहीं छोड़ा जाता है, यानी वायु अनुपस्थित है, इसलिए क्या बोल रहे हैं हम इसको, निर्वात। लेकिन कुछ दूसरी चीजें हैं जिनसे इस स्थान को क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। और इनका काम क्या है, तरल जो नाइट्रोजन है, लिक्विड नाइट्रोजन है, उसको भरना। ठीक है, या फिर क्या करेंगे, तरल नाइट्रोजन भरेंगे और उसके अंदर किस चीज को संग्रहित करेंगे हम, जो सीमन है उसको हम संग्रहित करते हैं लंबे समय के लिए। और जो लिक्विड नाइट्रोजन है, ये चीज इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आ भी चुका है और भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जो लिक्विड नाइट्रोजन है, जैसे ही हम बर्तन में से बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो बॉइलिंग सी शुरू हो जाती है, उसकी खदकना सा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, जैसे ही इस 196 डिग्री सेल्सियस से, क्योंकि बाह्य वातावरण के संपर्क में आती है, तुरंत ही क्या हो जाती है, बॉइलिंग उसकी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -196 डिग्री से थोड़ा सा ही कम होगा। तो 196, सिक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 195.879 कुछ भी लिख सकते हैं, यानी 196 से क्या रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा। तो ये क्या हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी इस पर ये उबलना शुरू हो जाता है। अब दूसरा, इसको और ठंडा किया जाए और नीचे के टेम्परेचर पर ले जाया जाए, तो ये -210
डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाती है, इसका हिमांक होता है जमना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसका क्या है ये, जमाव बिंदु होता है। जिस तरह से अपनी बर्फ जम जाती है, उसी तरह से लिक्विड नाइट्रोजन भी कितने टेम्परेचर पर जमती है, -210 डिग्री सेल्सियस पर जम जाती है। और इसका टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी ये खटकना शुरू होती है, तो जैसे ही 196 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा इसका कम टेम्परेचर पे आती है, तो ये बॉइलिंग होना शुरू कर देती है। ठीक, अब जो ये होती है, रंगहीन होती है, किसी प्रकार का रंग नहीं होता है, गंधहीन होती है, कोई स्मेल आती नहीं। ठीक है, आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल वगैरह पर जब लिक्विड नाइट्रोजन क्रायोकेन जार में डाली जाती है, तो किसी प्रकार की गंध थोड़ी आती है, जिस तरह से एलपीजी गैस वगैरह की आती है ना, स्वादहीन। ठीक है, स्वाद तो करना ही नहीं है, लेकिन कैसी होती है, ये स्वादहीन होती है। और किसी भी प्रकार की ये मतलब जहरीली गैस नहीं होती है, यानी नॉन टॉक्सिक होती है। और विद्युत की कुचालक। ठीक है, क्या होती है, अगर इसमें हम करंट डालेंगे तो करंट पास नहीं होगा। जिस तरह से हम पानी में डालते हैं ना, कि वायर डाल दिया तो करंट आ जाता है, लेकिन हम लिक्विड नाइट्रोजन में यदि वायर डालेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये तो हो गया है किसके बारे में बात, थोड़ी सी क्रायोकेन जार के बारे में और Ln2 के बारे में। अब जो ये क्रायोकेन जार होते हैं, पहले इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं क्रायोकेन जार की। देखिए, क्रायोकेन जार के जो भाग हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ये क्रायोकेन जार हो गया, ये इसका ढक्कन हो गया। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, कैनिस्टर और होते हैं गॉबलेट। ये भाग होते हैं किसके, क्रायोकेन जार के। और देखिए आगे बात, क्रायोकेन जार के नंबर 1, क्रायोकेन जार के भागों हम बात करें, तो एक तो इसका क्या होता है, सबसे पहले तो क्रायोकेन जार सिलेंडर ही लिख लेते हैं, सिलेंडर। और दूसरा सिलेंडर का क्या हो गया, ढक्कन, क्योंकि इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करने में। तीसरा कैनिस्टर। आपने देखा होगा कि इस तरह से एक डंडी के द्वारा लगी हुई ऐसी संरचना रहती है, इसे हम क्या बोलते हैं, कैनिस्टर बोलते हैं। और चौथा गॉबलेट। इस कैनिस्टर के अंदर एक प्लास्टिक के संरचनाएं होती हैं, जिसके अंदर एआई स्ट्रॉ रखी हुई रहती है, उसे क्या बोल देते हैं, गॉबलेट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये भाग किसके होते हैं, क्रायोकेन जार के होते हैं। अब देखिए किस तरह से इसकी संरचना की बात करें, तो ये देखिए, देखो इस तरह से क्रायोकेन जार होता है कि ये इसका आउटर भाग हो गया, और इसकी तरफ अंदर क्या रहता है, ये एक अंदर की तरफ और दूसरा सिलेंडर उपस्थित होता है। और दोनों के बीच में क्या है, ये स्पेस है, जिसमें क्या चीज उपस्थित होती है, यानी निर्वात होता है, एयर यहाँ पर क्या रहती है, अनुपस्थित होती है। और कुछ इस तरह का पदार्थ यहाँ पर भरा जाता है, ठीक है, जो क्या करता है कि तापमान को अंदर नहीं जाने देता है, यानी थर्मल आइसोलेशन का प्रदान कंडीशन प्रदान करता है। थर्मल आइसोलेशन का मतलब है कि बाह्य वातावरण का ताप, बाह्य ताप से अप्रभावित रहता है। ये अंदर का जो जो भी चीजें हैं वो बाह्य ताप से क्या रहती हैं, अप्रभावित रहती है, यानी बाह्य ताप इनको प्रभावित नहीं कर पाता है। आइसोलेशन यानी बाह्य वातावरण से इसको क्या कर देगा, बिल्कुल अलग कर देगा। ठीक, तीसरी चीज, ये जो डंडी से लटकी हुई संरचना होती है पूरी, इसको क्या बोलते हैं, हम कैनिस्टर कहते हैं। ठीक, और इसमें जो प्लास्टिक की बनी हुई संरचनाएं होती हैं, ठीक है, जो डिब्बे से होते हैं, जिनमें क्या रखे जाते हैं इस तरह से, जिसमें हम स्ट्रॉ रखते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, गॉबलेट बोल देते हैं। ठीक, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि ये तो क्या हो गया, देखो ये तो हो गया कैनिस्टर। अब इसी के अंदर प्लास्टिक के बनी हुई संरचना होती है,
जिसके अंदर क्या रखे जाते हैं, ये मान लो स्ट्रॉ रखी हुई, ये क्या है, स्ट्रॉ। तो ये जो ब्लू कलर का है, ये क्या हो गया, जो प्लास्टिक का बना हुई संरचना है, ये क्या कहलाएगी, गॉबलेट कहलाती है। ठीक है। और जो रेड कलर वाली है, ये क्या कहलाएगी, पूरी की पूरी कैनिस्टर कहलाएगी। ठीक। और ये अंदर क्या हो गई, पिंक वाली, ये स्ट्रॉ हो गई। ये क्या है, सीमन स्ट्रॉ है। ठीक। तो ये क्या है, गॉबलेट होता है। देखिए, और दोहरी संरचना की हम बात कर रहे थे, दो सिलेंडर से मिलकर के बनी हुई संरचना है। एक तो इसका ये बाहर का सिलेंडर हो गया इस तरह से, और दूसरा कौन सा हो गया, अंदर का सिलेंडर, कौन सा वाला, ये वाले जो भाग है, ये कौन सा है, अंदर का इसका सिलेंडर वाला भाग है। और ये यहाँ पर कहाँ पर जुड़े हुए हैं, इस तरह से गर्दन वाले भाग पर जाकर के ये जुड़ा हुआ रहता है। और बीच में जो पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है, जो ये बीच में, ये जो भी इसके बीच में ये पदार्थ भरा हुआ है, ये क्या है, थर्मल आइसोलेटिंग मटेरियल होता है। और निर्वात होता है बीच में, यानी किसी भी प्रकार की एयर यहाँ पर उपस्थित नहीं होती। और जो थर्मल आइसोलेटिंग ये जो पदार्थ है, ये क्या काम करता है, कि अंदर जो भी चीजें हैं इस इनर वेसल में, या जो आंतरिक सिलेंडर है इसमें जो भी चीज है, इसके तापमान को, यानी इसमें लिक्विड नाइट्रोजन भरी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, -196 डिग्री है, यह बाह्य वातावरण से क्या रहता है, अप्रभावित रहता है। ठीक है। तो ये चीज होती है किसके बारे में, क्रायोकेन जार के बारे में। इस कैनिस्टर की सहायता से ही, ठीक है, जो स्ट्रो वगैरह है उनको बाहर निकाला जाता है। ठीक। और जो कैनिस्टर है इसको कभी भी इस गर्दन से बाहर नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि जो सीमन है वो खराब हो जाएगा। क्योंकि बाह्य वातावरण में क्या होगा, इस एक साथ टेम्परेचर का शॉक मिलेगा, क्योंकि अंदर -196 है, और बाहर जो भी वातावरणीय टेम्परेचर है वो एक साथ चेंज होगा। ठीक। तो इसलिए कभी भी कैनिस्टर को ऊपर तक, यहाँ तक नहीं लेना चाहिए, या जो सीमन स्ट्रॉ को गर्दन से ऊपर नहीं लाना चाहिए। क्लियर। अब देखिए, अब जो ये क्रायोकेन जार हैं, दो प्रकार के हैं, बायोलॉजिकल अप्लायंसेज और ट्रांसपोर्टेबल अप्लायंसेज। आपने देखा होगा कि जो क्रायोकेन जार हैं, वहां पर आपको इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देता है, जिस पर लिखा हुआ था टीए, और एक पर लिखा होता है बीए। तो टीए का मतलब हो गया ट्रांसपोर्टेबल अप्लायंसेज, यानी जिनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता। ठीक है। और दूसरे हैं बीए, यानी बायोलॉजिकल अप्लायंसेज। ठीक है। तो ये होते हैं। और दूसरे जो बायोलॉजिकल अप्लायंसेज हैं, ठीक है, यानी बीए, और इनके जो सामने लिखा होता है वो इनकी कैपेसिटी होती है। और दूसरा इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है 55, तो ये भी क्या होगा, इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक। तो इस तरह से दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, अगला है सीमन स्ट्रोक। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि जो क्रायोकेन जार है, इनका जो उपयोग है वो किसके लिए होता है, Ln2 को रखने के लिए भी होता है, और दूसरा जो सीमन है, सीमन स्ट्रॉ है, उनको रखने के लिए भी होता है। ठीक है। ठीक। तो सीमन स्ट्रॉ की बात कर रहे हैं। तो सीमन स्ट्रॉ क्या है, यानी इनके अंदर जो हमने सीमन संग्रहित किया, उसको क्या किया जाता है, तनुकृत किया जाता है, यानी पतला किया जाता है। तो सीमन का, या जो वीर्य का तनुकरण, उसको हम अलग टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं सीमन स्ट्रोक की। तो सीमन स्ट्रोक क्या है, कैसे है, देखिए।
जो सीमन स्ट्रॉ होती हैं ये पॉलीवाइनिल क्लोराइड की बनी हुई होती, किसकी बनी होती हैं? पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ठीक है, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको अलग से बाद में बना। तो किसकी बनी होती है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड की बनी हुई होती हैं। और दूसरा उपयोग क्या है इनको? सीमन संग्रह। और सीमन भी कैसा है इनमें? तनुकृत। ठीक है। और काम क्या है, किसके काम में आती हैं? एआई के, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में काम में ये आती है। ठीक है। इनके प्रकार की बात करें जो अपने यहाँ काम में आती हैं मोस्टली, तो फ्रेंच मिनी स्ट्रॉ और फ्रेंच मिडी स्ट्रॉ। ठीक है। फ्रेंच मिनी और फ्रेंच मिडी दोनों में जो हमें याद रखने वाली चीज है वो है इनका आयतन। ठीक है, देखिए फ्रेंच मिडी और फ्रेंच मिनी। यदि इनके लंबाई की बात करें, यानी जो फ्रेंच मिडी है और फ्रेंच मिनी है, तो इनकी जो दोनों की लंबाई है वो तो सेम सेम रहती है, 133 mm होती है। ठीक है। और लंबाई हो गई, दूसरा हो गया इनका व्यास, यानी डायामीटर। व्यास जो होता है, व्यास में यहाँ पर जो मिनी है उसका कम रहता है और जो मिडी है उसका ज्यादा है। मिनी की बात करें तो मिनी का रहता है लगभग 2 mm और मिडी का रहता है 3 mm। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट इनमें आयतन, यानी जो सीमन आता है वो कितना आता है। तो क्वेश्चन आने की संभावना यहीं से रहती है, आयतन वाले भार से। फ्रेंच मिनी में जो आयतन आता है वो 0.25 ml आता है और फ्रेंच मिडी में जो आता है वो 0.50 ml आता है। ठीक है। तो ये होती है किसके बारे में? फ्रेंच मिनी और फ्रेंच मिडी के बारे में। फ्रेंच मिनी की लंबाई और फ्रेंच मिडी की लंबाई 133 mm होती है। और व्यास जो होता है फ्रेंच मिनी का 2 mm और फ्रेंच मिडी का होता है 3 mm। ठीक। और आयतन इनमें कितना आता है? एक में तो आता है 0.25 ml और दूसरी में आता है 0.50 ml। ठीक। अब बात करते हैं सीमन स्ट्रॉ की संरचना की, कि इसकी संरचना में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। ये इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें क्या चीज होती है, कैसे होती है। सबसे पहले जो सीमन स्ट्रॉ है बनी किसकी होती है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड की, हमने अभी बात की थी। ठीक है। और इसकी संरचना में यहाँ पर दो एंड होते हैं। तो मैंने बात की थी जो बनी हुई है ये किसकी है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड की बनी हुई है। ठीक है। लेकिन इसके सिरे पर दो तो होते हैं कॉटन प्लग। क्या होते हैं? कॉटन प्लग होते हैं। ठीक है। और कॉटन प्लगों के बीच में, दोनों के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल। वो क्या है? पॉली वाइनिल एल्कोहल पाउडर। ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या हो गया? पॉली वाइनिल एल्कोहल पाउडर बड़ा होता है। ठीक। और जो ये सिरा है, ठीक है, तो इसमें दो सिरे होते हैं। इस सिरे को बोल दिया जाता है फैक्ट्री सील। फैक्ट्री सील।
और जो दूसरा सिरा होता है उसे बोल दिया जाता है लेबोरेटरी सील। और देखो होता क्या है, यानी जो ये सीमन स्ट्रॉ जो बन रही हैं, कहीं ना कहीं बन रही हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री से जो बन करके आती हैं, ये एंड पहले से बना हुआ रहता है, बंद रहता है, ठीक है। और जो इधर का सिरा होता है ये कैसा रहता है, ओपन रहता है। इधर से इसके अंदर सीमन प्रवेश कराया जाता है, और जिस लेबोरेटरी में, यानी लेबोरेटरी जहां पर हम सीमन को इसके अंदर भर रहे हैं, तो सीमन भरा जाता है और इसको क्या किया जाता है, पैक किया जाता है, बंद किया जाता है, कहां पर, जहां हम सीमन भर रहे हैं, ठीक है। तो सीमन कलेक्शन जो सेंटर होता है, सीमन कलेक्शन सेंटर जो लैब होती है, ठीक है, वहां पर यहाँ सीमन भरा जाता है और इसको पैक किया जाता है। तो सीमन सिलेक्शन जो लैब है, वहां पर इसको बंद किया जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, लेबोरेटरी सील बोल दिया। और ये इधर का हिस्सा पहले से पहले बना हुआ आ रहा है फैक्ट्री से, इसलिए इस सिरे को क्या बोल दिया, फैक्ट्री सील बोल दिया जाता है। फैक्ट्री सील पर दो कॉटन प्लग होते हैं और एक पॉलीवाइनल एल्कोहल पाउडर होता है, ठीक। और इस सिरे पर क्या होता है, जब पैक करते हैं तो यहाँ पर एक एयर बबल उपस्थित होता है। सीमन भरने के बाद क्या होता है, यहाँ पर एयर बबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है, एक तो हो गया फैक्ट्री सील से और लेबोरेटरी सील से। कितनी सील होती हैं, दो सील होती हैं, फैक्ट्री सील होती है और लेबोरेटरी सील होती है। सीमन कलेक्शन सेंटर जो लैब है, वहां पर कौन से एंड को मतलब बंद किया जाता है, लेबोरेटरी सील को बंद किया जाता है, ठीक है। या ये कहें कि एयर बबल कौन सी सील पर होता है, ठीक है, यानी हवा का बुलबुला, हवा का बुलबुला उपस्थित, कौन सी सील पर उपस्थित है ये, लेबोरेटरी सील पर उपस्थित होता है। और बीच में क्या हो गया यहाँ पर पूरे में, ये क्या हो गया पूरे में, सीमन हो गया, ठीक है। ये क्या है, इसमें सीमन होता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, तो अब यहां पर जो क्वेश्चन बनता है वो ये कि एआई गन, है ना, सीमन स्ट्राको, सीमन स्ट्राको एआई गन में, एआई गन में फैक्ट्री सील की ओर से, फैक्ट्री सील की ओर से प्रवेश कराते हैं, प्रवेश कराते हैं, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो क्या हो गया अपना, कि जो एआई गन है उसके अंदर जब हम एआई स्ट्रॉ को डालते हैं तो किधर की तरफ से प्रवेश कराते हैं, एआई गन में फैक्ट्री सील की ओर से प्रवेश कराते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एआई के समय सीमन स्ट्रा के, या सीमन स्ट्रा को लेबोरेटरी सील की ओर से काटा जाता है, ठीक है। तो एआई के समय जो कौन सा सिरा काटा जाता है, यानी गन को, एआई गन को लोड कर लिया, ठीक है, तो इस सिरे को हम देते हैं, ठीक है। तो ये बात होती है किसके समय, जब हम एआई गन में प्रवेश कराते हैं, एआई गन को लोड करते हैं, तो किधर की तरफ से प्रवेश कराते हैं, फैक्ट्री सील की तरफ से प्रवेश कराते हैं। और काटते कौन से सिरे को हैं, लेबोरेटरी सील की तरफ से उसे काटा जाता है।
तो कौन से भाग से काटते हैं? एयर बबल वाले भाग से इसको काटते हैं, जिससे कि सीमन वेस्टेज ना हो। ठीक है, तो ये बात होती है कौन सी, जो एआई स्ट्रॉ है उसके बारे में। नेक्स्ट चीज आती है कि जो एआई स्ट्रॉ होती है इस पर कौन कौन सी जानकारी अंकित होती है। ठीक है, देखिए, एआई स्ट्रॉ पर अंकित जानकारी हम एआई स्ट्रॉ को देख करके किस किस चीज के बारे में पता लगा सकते हैं। सबसे पहले तो हम पता लगा सकते हैं कि ब्रीड के बारे में। ठीक है, कि कौन सी नस्ल का ये बीज है, सीमन है। ठीक है, दूसरा बुल नंबर के बारे में, इस कौन से नंबर के सांड का है। तीसरा बैच नंबर, कि कौन से बैच का ये सीमन है। नेक्स्ट, जो प्रयोगशाला है, लैब के बारे में हम पता लगा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण का समय, निर्माण का निर्माण की तारीख। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में हम मुख्य रूप से इसमें पता लगा सकते हैं। और इसके बाद जो भी फर्म वगैरह इसको बना रही है, कंपनी, ब्रीड हो गया, बुल नंबर हो गया, और फर्म वगैरह का भी, कंपनी बोल दो, फर्म बोल दो, कंपनी या फर्म के बारे में भी पता हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें इसके ऊपर अंकित रहती हैं। ठीक, तो ये तो हो गया अपना किसके बारे में, जो सीमन स्ट्रॉ है उसके बारे में। अब एक चीज है लास्ट अपनी, एआई गन। क्योंकि जो एआई स्ट्रा है उसको कहाँ पर लोड किया जाता है, एआई गन के अंदर किया जाता है। एआई गन के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं, एक बैरल, ठीक है, प्लंजर, और ओरिंग। ठीक है, कैसे होती है, आपने देखा होगा कि इस तरह से एआई गन होती है, एक खोखली नलका जैसी संरचना होती है। ठीक है, और यहाँ पर इसका क्या होता है, एक हैंडल होता है, और उसका एक तार वाला भाग होता है। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है, चलो इसको, बैरल को हम अलग उससे बनाते हैं। ये तो वाला कौन सा भाग हो गया, प्लंजर हो गया। जो तार वाला भाग है ये तो क्या है, प्लंजर। और ये वाला जो भाग है ये क्या है, बैरल। और इसके ऊपर क्या चढ़ाई जाती है, एक ईंट चढ़ाई जाती है। जो बैरल के ऊपर क्या चीज लगाई जाती है, एआई गन को लोड करने के बाद पीवीसी की बनी हुई एक शीट चढ़ाई जाती है। ठीक है, जिसको यहाँ पर लॉक किया जाता है, इसी को बोल देते हैं यहाँ पर हम ओ रिंग। ठीक है, तो ये होते हैं तीनों भाग। और ये क्या हो गई इसकी, एआई शीट। जो क्या करती है, एआई शीट का क्या काम है, कृत्रिम गर्भाधान करते समय जो फीमेल है, अ, उसको विभिन्न प्रकार के जनिक रोगों से बचाना। ठीक है, और दूसरा कि एआई गन जो है स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, तो इसके द्वारा जो जननांग है उनको किसी भी प्रकार की चोट ना पहुंचे। ठीक है, तो ये काम होता है एआई सीट का, क्योंकि ये स्टरलाइज होती है, और एक पशु में यूज करने के बाद एआई सीट को हटा दिया जाता है। फिर दूसरी जो, जिस भी मादा को हम एआई कर रहे हैं, तो उसके लिए दूसरी एआई सीट यूज की जाती है, जिससे कि संक्रमण ना फैले। ठीक है, तो ये होता है एआई गन। तो एआई गन के तीन भाग हैं, बैरल, प्लंजर, और ओ ओ रिंग। ओ रिंग का काम क्या है, कि एआई सीट को फिक्स करना। ठीक है, क्योंकि अगर ये ढीली हो गई तो यहाँ पर जो एआई स्ट्रॉ है वो यहाँ पर ढीली ढाली हो जाएगी और सीमन यहीं पर निकल जाएगा। तो इसलिए ओ रिंग को का काम क्या हो गया, एआई सीट है उसको फिक्स करना। ठीक, तो ये होता है अपना एआई। तो इस तरह से थोड़ा सा लंबा हो गया आज, है ना। तो किस किस के बारे में बात की, सबसे पहले
कि जो सीमन संकलन की विधियां हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संभोग या वेजाइना के द्वारा, जिसमें हम चम्मच द्वारा या स्पंज कॉटन का उपयोग करते हैं। दूसरा रेक्टल पल्पेशन यानी मसाज मेथड, जो नर जननांग उनकी मसाज के द्वारा जो नर है उसको उत्तेजित हो रहा था और सीमन संकलन हो रहा था, सीमन इजैकुलेशन हो रहा था। उसी तरह से इलेक्ट्रोजेकुलेशन होता है। यहाँ पर एक कम तीव्रता का एसी करंट, अल्टरनेट करंट यूज किया जाता है, जिससे जानवर उत्तेजित होता है और वीर्य स्खलन कर देता है। कंडोम विधि मोस्टली हम घोड़ों में यूज कर रहे थे, है ना, और जिसमें हम साइज का विशेष ध्यान रखते हैं, आगे स्पेस छोड़ते हैं कंडोम पहनाते समय घोड़े की लिंग पर, जिससे कि सीमन संकलन वहां पर हो सके। सबसे ज्यादा, ठीक है, काम में लिया जाने वाला जो मेथड है वो है कृत्रिम योनि विधि के द्वारा। अब कृत्रिम योनि के जो पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हमने बात की। तो कौन कौन से थे? सबसे पहले एक रबर सिलेंडर था। ठीक है, रबर सिलेंडर के अंदर हम किस चीज को लगा रहे थे? लेटेक्स लाइनर को लगा रहे थे। लेटेक्स लाइनर लगाने के बाद जो वाल्व होता है इसका, उस साइड में हम लेटेक्स कोन को चढ़ाते हैं, और लेटेक्स कोन का जो छोटा वाला सिरा है उस पर हम किस चीज को लगाते हैं? सीमन संकलन नलका को चढ़ाया जाता है। किस तरह से? इस तरह से। ठीक है, और इन सबको इसके अंदर सुरक्षित रखा जाता है, इंसुलेटिंग बैग के अंदर सुरक्षित रखा जाता है, जो बाह्य तापमान से या फिर अन्य जो वातावरणीय परिवर्तन है उनसे बचाता है। ठीक। नेक्स्ट, हमने कृत्रिम योनि को किस तरह से हम तैयार कर रहे थे, यहाँ पर टेम्परेचर या जो गर्म पानी हम भरते हैं उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर एक चीज और होती है कि जिस साइड से हम जो नर सांड है उसके लिंग को प्रवेश कराते हैं, वहां पर यह ध्यान रखा जाता है जो पानी की मात्रा है, कि इतना ध्यान रखते हैं कि अंदर इतना पानी भरें कि वहां पर प्रेशर इतना हो जाए कि अपना अंगूठा आसानी से अंदर चला जाए। यानी प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए कि हमारा अंगूठा है वो भी अंदर ना जाए। क्यों? क्योंकि यदि दाब यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा तो जो नर है उसका पेनिस अंदर सही ढंग से प्रवेश नहीं करेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसलिए पानी का दाब इतना ही होना चाहिए या इसके अंदर इतना ही पानी भरें हम कि हमारा अंगूठा आसानी से चला जाए। दूसरा, यहाँ पर चिकनाई के लिए, ठीक है, जिस सिरे से हम लिंक को प्रवेश कराते हैं, पहले से इधर के सिरे पर तो हमने जो लेटेक्स कोन है वो लगा दिया, तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं? वैसलीन का उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन वैसलीन का या पैराफिन का भी हम जो उपयोग कर रहे हैं वो भी सीमित मात्रा में करना है। यानी इतनी भी नहीं लगा देनी है कि वैसलीन ही यहाँ से होते हुए सीमन में आ जाए और सीमन की क्वालिटी को प्रभावित कर दे। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट, अपना सीमन संकलन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? सुबह के समय करना है। ठीक है, जिससे कि जानवर जो नर है उस समय क्या रहता है? खाली पेट रहता है। वातावरणीय व्यवधान या जो डिस्टरबेंस है वो सबसे कम रहते हैं, और फाल्स माउंट करवाते हैं, जिससे कि सांड ज्यादा उत्तेजित हो जाए और ज्यादा मात्रा में वीर्य स्खलन हो। ठीक, और सीमन इजैकुलेशन मतलब जल्दी मात्रा में होगा। और बाकी क्या है, सीमन संकलन के समय जो व्यक्ति सीमन कलेक्शन कर रहा है उसको जो एआई आर्टिफिशियल वेजाइना है उसको कौन से हाथ में पकड़ना है? दाहिने हाथ में, यानी राइट हैंड में पकड़ना है। 45 डिग्री के एंगल पर पकड़ना है, और डमी के या सांड के राइट साइड में ही खड़ा होना। और सीमन संकलन के बाद सीधा हमें कहाँ पहुंच, जो आर्टिफिशियल वेजाइना है उसको सीधा कर लेना है, जिससे कि जो सीमन है वो पूरा किस में आ जाए? अपनी ग्रेजुएटेड ट्यूब में आ जाए या सीमन संकलन नलिका में आ जाए। ठीक है, और उसके बाद सीधे लैब में पहुंचा देना चाहिए। ये बात हो गई अपनी। फिर जो सांड है उसके लिए विशेषताएं क्या थी? कि चैन की उम्र 6 से 12 महीने थी। जन्य बीमारियों के परीक्षण का समय था 12 महीने, और ट्रेनिंग देने का समय क्या था? 18 महीने। और वीर्य जो हम एकत्रित कर रहे थे, तो 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 24 महीने पर हम उससे सीमन लेना प्रारंभ कर देते हैं। और बुल नोज रिंग कब पहनाते हैं? 8 से 12 महीने की उम्र पर बुल नोज रिंग को पहनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रायोकेन जार, एल्युमिनियम स्टेनलेस स्टील के बने हुए घोरे सिलेंडर होते हैं जो केवल गर्दन पर जुड़े रहते हैं, और जो दोनों के बीच का स्थान है वो निर्वात है। इसको किसी ना किसी इंसुलेटिंग पदार्थ से लब कर दिया जाता है, और इसके अंदर किस चीज को रखा जाता है? LN2 को भरा जाता है, और इसी LN2 में हम जो अपनी
स्ट्रो होती हैं, सीमन स्ट्रो होती हैं, उनको डुबो करके रखा जाता है, जिससे कि जो सीमन स्ट्रो है वो खराब ना हो और लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। ये इसकी तरल नाइट्रोजन की विशेषताएं हो गई। टेम्परेचर हो गया कि इसका टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट 196 से थोड़ा सा डाउन जाने पर ही यह बॉईल करना शुरू कर देती है। ठीक। और जिसका हिमांक बिंदु यानी जमाव बिंदु क्या है, -210 डिग्री सेल्सियस। और ये विद्युत की क्या होती है, वो चालक होती है। क्रायोजेन जार के प्रकार थे बायोलॉजिकल अप्लायंसेज और ट्रांसपोर्टेबल अप्लायंसेज। ठीक है। मोस्टली जो बायोलॉजिकल अप्लायंसेज हैं, ठीक है, ये हॉस्पिटल वगैरह पर ही काम में आते हैं। हॉस्पिटल, यहाँ पर जो उपकेंद्र हैं वहां पर ही काम में आते हैं। और सीमन संग्रहण के काम में आते हैं, यानी उसके काम में आते हैं, सीमन कलेक्शन के या सीमन संग्रहण के काम में आते हैं। इन्हीं के अंदर जो सीमन है वो संग्रहित रखा जाता है। और इनके अंदर क्या रहते हैं, जिस तरह से हमने बात की थी ना, कैनिस्टर होते हैं, सीमन स्ट्रॉ को स्टोर किया जाता है जो कि ट्रांसपोर्टेबल होते हैं ना। यहाँ पर कैनिस्टर वगैरह, यानी ये किसके लिए काम में आते हैं, मुख्य रूप से LN2 के स्टोरेज के काम आते हैं। ठीक है। स्टोरेज और परिवहन दोनों में काम में आते हैं। एक जगह से दूसरी जगह यदि LN2 पहुंचानी है तो उसके भी काम में ये ट्रांसपोर्टेबल अप्लायंसेज आते हैं। ठीक है। और यहाँ पर कैनिस्टर वगैरह नहीं रहते हैं। जो कैनिस्टर वगैरह है उसके लिए कोई जगह नहीं होती। कैनिस्टर एब्सेंट। ठीक है। ये चीज होती है। क्रायोजेन जार के भाग हो गए सिलेंडर, ढक्कन, कैनिस्टर और गॉबलेट। जबकि ट्रांसपोर्टेबल में ये कैनिस्टर क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, केवल LN2 को सीधा भरा जाता है। ये इसकी संरचना हो गई, है ना। स्ट्रॉ के बारे में बात की, PVC की बनी होती हैं, उपयोग सीमन के संग्रहण के लिए तनुकृत सीमन को भरा जाता है। दो प्रकार की हैं मुख्य रूप से जो हम पढ़ते हैं, फ्रेंच मिनी और फ्रेंच मिडी। बाकी यहाँ पर हम जर्मन भी होती हैं, उसके बारे में हमने बात नहीं की। तो फ्रेंच मिनी की दोनों और फ्रेंच मिडी दोनों की लंबाई सेम है, और जबकि इनका व्यास कितना है, फ्रेंच मिनी का 2 mm है और फ्रेंच मिडी का 3 mm है। जबकि आयतन में डिफरेंस है, यहाँ पर जो फ्रेंच मिनी है उसमें कम रहेगा, 0.25 ml रहेगा, और फ्रेंच मिडी में 0.5 ml सीमन उपस्थित होती। ये सीमन स्ट्रॉ की स्ट्रक्चर की बात की हमने। ठीक है। क्योंकि दो कॉटन प्लग के बीच में क्या रहता है, पॉलीवाइनिल एल्कोहल पाउडर होता है या सीमन होता है। और एक सिरे पर क्या रहता है, एयर बबल होता है। और कौन से सिरे पर होता है, इसके दो सिरे होते हैं, एक फैक्ट्री सील और एक लेबोरेटरी सील। ठीक है। अब फैक्ट्री सील फैक्ट्री से ही बन के आ जाएगी, तो फिर जब वो सिरा तो पैक हो गया, तो जब ये स्ट्रो आती है तो जो सीमन है वो कौन सी सील से भरा जाता है, कौन से सिरे से भरा जाता है, तो हमेशा लेबोरेटरी सील की तरफ से ही सीमन को भरा जाता है। और उसके बाद क्योंकि ये खुली रहती है, इधर का सिरा क्या रहता है, पहले खुला हुआ रहता है, इसमें सीमन भरने के बाद ही इसको कहाँ पैक किया जाता है, लेबोरेटरी में ही पैक किया जाता है, इसलिए इसको बोल देते हैं लेबोरेटरी सील। ठीक है। और सेंटर पर जो सीमन कलेक्शन सेंटर है वहीं पर इसको पैक किया जाता है। अब AI गन में किधर की तरफ से लोड करते हैं, इस आर्ट जो स्ट्रॉ है, फैक्ट्री सील की तरफ से इसको लोड करते हैं, यानी प्रवेश कराते हैं। और AI के समय जब लोड करते हैं AI गन को, तो कौन से सिरे को काटा जाता है, लेबोरेटरी सील की तरफ से जो सीमन स्ट्रॉ है उसको काटा जाता है, और एयर बबल के पास से इसको काटा जाता है। ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा सा और नीचे से काट दें, तो क्या होगा, यहाँ पर सीमन वेस्टेज चला जाएगा। इसीलिए तो यहाँ पर एयर बबल दिया जाता है कि जिससे हम पहचान सकें, और दूसरा काटते समय जो वेस्टेज है सीमन का वो ना हो। ठीक है। और सीमन स्ट्रा पर कौन कौन सी जानकारी होती है, ब्रीड जो भी है, सांड का नंबर होता है, बुल नंबर होता है, ब्रीड होती है, बैच नंबर, लैब के बारे में जानकारी होती है, निर्माण की तारीख होती है, कंपनी या फर्म जो भी है उसके बारे में भी जानकारी यहाँ पर उपस्थित रहती है, इसके ऊपर ही अंकित रहती है। ठीक है। उसके बाद AI गन के तीन भाग हैं, बैरल, प्लंजर और ओरे। ठीक है। तो इस तरह से अपने ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब आपके इन दोनों टॉपिक से संबंधित
कोई बात है तो आप बताएं। सर जी नमस्ते। तू बस नमस्ते करे आवे, बाकी के टाइम सो जाए। यूँ कह रहा हूँ, हाँ। ये क्रायोकेन और क्रायोकेन जार अलग अलग रहेंगे सर जी, ये कही रहे? कौन कौन से क्रायोकेन और? क्रायोकेन और एक क्रायोकेन जार। हाँ, दोनों एक ही हैं, वो क्रायोजार भी बोल देते हैं इसको। ये सर कोचिंग हमें कॉलेज में वाइवा में तो अलग अलग बताया, ये हमें वहाँ का प्रैक्टिकल में भी दिए क्वेश्चन। ना ना ना, क्रायोकेन जार दोनों एक ही है, वो बीए और टीए होंगे, बायोलॉजी का अप्लायंसेज और ट्रांसपोर्टेबल अप्लायंसेज। नहीं नहीं, मतलब वहाँ का पेपर में तो परिभाषा में ये दिया तो कि क्रायोकेन जार किसे कहते हैं। और प्रैक्टिकल में केवल क्रायोकेन पूछे तो हमने वही परिभाषा लिख दी, तो यूं कह रहे कि नहीं ये गलत है, क्रायोकेन अलग रहता है। क्रायोकेन मतलब क्रायोकेन तो केवल उपकेंद्रम पे पाया जाए, और क्रायोकेन जार हम कहीं भी उठा के ले जा सके। ना ना ना, दोनों का ही उपयोग, मतलब उपयोग अलग अलग, मैंने बताया ना, बीए और टीए दो प्रकार के जार होते हैं क्रायोकेन जार के ही, है ना। यानी बायोलॉजिकल अप्लायंसेज, बायोलॉजिकल अप्लायंसेज मतलब हॉस्पिटल उपकेंद्र, जहाँ जहाँ भी हम सीमन का उपयोग कर रहे हैं वहां पर इनका उपयोग किया जाता है ना। और जबकि जो टीए होते हैं, ट्रांसपोर्टेबल अप्लायंसेज, इनका उपयोग किया जाता है जो नाइट्रोजन को ट्रांसफर करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, हाँ जी सर। उसके लिए। और एक है सर, मतलब जैसे क्रायोकेन जार है तो यहाँ हाँ में मतलब वैसे तो LN2 -196 डिग्री सेल्सियस पावे। हाँ और ये यूं एक सवाल और हो गया, मतलब ऊपर जो है कि गर्दन रही ना जार की, हाँ, यहाँ वहां में पर टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। कितना सर? तो उसमें वो अलग अलग है कि थोड़ा सा नेट पे आएंगे तो कितना है, -179 कुछ इस तरह, 150 डिग्री माइनस में ही चलता है वो। तो अलग अलग है उसका, अच्छा। ये है। हाँ। ओके सर, थैंक। ओके। दाड़ा ठीक पर है, तो आज रहा। की क्लास यहीं एंड करते हैं, ठीक है। ओके सर, नमस्ते, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ओके, सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, गुड नाइट।